हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 9। चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, स्पेशली विलेज की बात कर रहे हैं कि विलेज में अगर कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है तो उसका बेसिक टर्म क्या रहता है। विलेज में कौन कौन सी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है या टर्सरी एक्टिविटी है। क्या विलेज में तीनों एक्टिविटी पॉसिबल है और विलेज के लोग जो है मैक्सिमम कौन सा वर्क करते हैं अपने अर्निंग के लिए, इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक कोई इमेजिनरी विलेज लेंगे जिस विलेज का नाम रहेगा पालमपुर, उसी के थ्रू एक किसी इंडिया का कोई भी विलेज हो सकता है। इस चैप्टर में इसको स्पेसिफाइड किया गया है उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड से कोई विलेज जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Download Recotbear Education app from Google Play Store now. अब चैप्टर का जो नाम है कि इंट्रोडक्शन, पालमपुर। पालमपुर क्या रहता है? पालमपुर एक छोटा सा विलेज रहता है। जैसे मान लो आपकी एक छोटा सा विलेज हो गया ये पालमपुर, ठीक है। पालमपुर एक विलेज हो गया तो ये विलेज जो है किसी न किसी इससे थोड़ा सा बड़े विलेज से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जहां पे इस विलेज के पालमपुर के कंपेयर में इस विलेज में कोई अदर एक्टिविटी होगी, हम इसका नाम भी आगे देख लेंगे, ठीक है। कि ये पालमपुर जो है वो रायगंज है या शाहपुर है। शाहपुर क्या रहता है? तीनों से सबसे बड़ा रहता है, तो भी हम लोग देखेंगे। और ये तीनों में सबसे बड़ा है, यानी पालमपुर, उसके बाद रायगंज और इसके बाद शाहपुर, ऐसे कुछ कनेक्टिविटी रहते हैं इसकी। पालमपुर सबसे छोटा है, रायगंज इससे बड़ा है और शाहपुर इससे बड़ा है, ठीक है। जैसे विलेज में क्या होता है कि एक विलेज होता है छोटा सा, इससे बड़ा एक विलेज होता है जहां पर इस छोटे से विलेज के कंपेयर में ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। और अगर हम इस बीच वाले विलेज के कंपेयर में देखेंगे तो एक बड़े वाले विलेज में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। और ये जो विलेज है एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। कुछ इसी तरह का पैटर्न इंडिया के किसी भी विलेज लेवल से लेकर के टाउन लेवल तक के बीच में लाइज करता है। अब यहाँ पर बोला पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। रायगंज इज अ बिग विलेज इन 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से रायगंज जो है वो कितना दूर है? 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यानी कि इसका बगल वाला विलेज है रायगंज। और ये डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पालमपुर एंड रायगंज, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है 3 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इस पालमपुर की बात करते हैं, बोला कि दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये पालमपुर हो गया, ठीक है। तो इसमें टोटल फैमिली कितनी रहती है? टोटल फैमिली जो है 450 रहती है। और ये 450 फैमिली जो है अलग अलग कास्ट के, कोई सेम कास्ट के नहीं है। कहीं पे एससी है, एसटी है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, सारे कास्ट है यहाँ पर। द 80% अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। हो रहा है कि अगर हम इस 450 फैमिलीज में से बात करेंगे तो 80 जो अपर कास्ट फैमिलीज है उन्हीं के पास मैक्सिमम लैंड है, ठीक है। द एससी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल कास्ट, जिसको हम दलित भी बोलते हैं। कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। जैसे मान लो कि ये विलेज हो गया, ठीक है। तो इंडिया के विलेज में एक पैटर्न चलता है, जैसे एक विलेज हो गया और ये क्या हो गया, ये साउदर्न पार्ट हो गया। तो विलेज की जनरली साउदर्न पार्ट में क्या किया जाता है? विलेज के जनरली साउदर्न पार्ट में कॉर्नर में लोअर कास्ट लोगों को रहने के लिए दिया जाता है। एक बात माइंड में लॉक कर लीजिएगा। तो ये विलेज के किसी कॉर्नर में एससी लोग, दलित लोग रहते हैं। सारी फैसिलिटीज किनको? अपर क्लास फैमिलीज को है। अब यहाँ पर क्या टर्म बोल रहा है? द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज। आपको इसको खोजने नहीं निकलना है क्योंकि ये इमेजिनरी विलेज है, इमेजिन किया गया कि ऐसा एक विलेज है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। पहले भी जिक्र किए हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। जैसे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर होता है, इसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर कुछ छोटी छोटी चीजें भी मैन्युफैक्चर यहाँ पर की जाती है। और साथ ही साथ टर्सरी सेक्टर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जो एग्जांपल रहेगी टर्सरी सेक्टर का। जैसे वो जो विलेज था साहगंज से पालमपुर के बीच में ट्रांसपोर्ट चलता है, तो ट्रांसपोर्ट इज एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर और इसको हम टर्सरी सेक्टर में भी रख सकते हैं, ठीक है।
और टर्सरी सेक्टर में रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी जो टर्सरी सेक्टर में, जिसको चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन, किसी भी जगह के प्रोडक्शन के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो मेन रिक्वायरमेंट रहेगी, एक बात माइंड में लॉक कर लोगे आप, वो 4 चीजों की रहेगी। ठीक है, रफली जानते हो, वर्ड बाई वर्ड भी हम लोग जाएंगे। जैसे 4 चीज की रहेगी, एक तो लैंड रहेगा, लेबर रहेगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, और साथ ही साथ ह्यूमन रिक्वायरमेंट रहेगी, ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। विदाउट लैंड आप ऐसा नहीं है कि कोई इंडस्ट्रीज आप हवा में सेटअप कर दोगे, उसके लिए तो लैंड रिक्वायर्ड है। और कोई भी इंडस्ट्रीज अगर है तो उसके लिए लेबर की भी रिक्वायरमेंट है। विदाउट लेबर आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। इंडस्ट्रीज है, लेबर है, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और आफ्टर कैपिटल ह्यूमन कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। The aim of production is to produce the goods and services that we want. Aim of production क्या होता है? Goods और services को प्रोड्यूस करना जो हम चाहते हैं। There are 4 requirements for production of goods and services. पहले अभी आपको रफली बताया मैंने कि goods और services के प्रोडक्शन के लिए 4 requirements होती है। वो 4 requirements कौन कौन सी है? अगर हम उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स पे जाना चाहते हैं तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। प्रोडक्शन के लिए जो पहला रिक्वायरमेंट है, माइंड में लॉक कर लीजिएगा, ये आंसर के फॉर्म में लिखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, पहला रिक्वायरमेंट जो है लैंड का। एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इस चीजें जहां पर रहेगी, जनरली इंडस्ट्रीज वहीं पर सेटअप होती है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स और वाटर की रिक्वायरमेंट रहते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, जिक्र किए आपको रफली। लैंड के बाद जो सेकेंड रिक्वायरमेंट रहेगी लेबर। लेबर का मतलब कोई पीपल। ठीक है, अभी रोबोट इंडिया में ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ कि इंडस्ट्रीज में वाइडली इसको यूज किया जाए, तो उतना ज्यादा हाई लेवल पे थिंकिंग नहीं करना। जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चे बोलते सर रोबोट डाल सकते हैं क्या इंडस्ट्रीज में? नहीं, अभी नहीं डाल सकते, बिल्कुल बेकार आइडिया, अभी पीपल को रहने दो। ठीक है, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। किसी भी इंडस्ट्रीज को अगर आप रन कराओगे तो उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट, पूंजी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि हम रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल्स को परचेज या डिफरेंट इक्विपमेंट्स को परचेज करेंगे, वर्कर्स को सैलरी देंगे, तो इन सारी चीजों के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। The variety of inputs required at every stage during productions, बोला कि अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट रहते हैं प्रोडक्शंस के अलग अलग स्टेजेस में, और उस चीज को परचेज करने के लिए कैपिटल चाहिए। Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. अच्छा, कैपिटल में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है एक बार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से हम बहुत सालों तक उसका मतलब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उससे बहुत सालों तक उसका यूज करेंगे, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कोई भी लैंड हम परचेज कर रहे हैं, टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, तो ऐसा नहीं कि पर ईयर हमको टूल्स या मशीन या बिल्डिंग्स परचेज करना पड़ेगा। इसको हम एक बार परचेज करने के बाद कुछ सालों तक यूज कर सकते हैं। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एक बार परचेज करने के बाद अगर हम बहुत दिनों तक उसको यूज करें तो तब हम उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स। अच्छा, एक चीज, जैसे मशीन परचेज करने के लिए आपको मतलब पर ईयर रिक्वायरमेंट नहीं रहता, बट रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए पर ईयर क्या, आपका जैसे रॉ मटेरियल्स खत्म होगा तो आपको सेकेंड टाइम रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा फिर थर्ड टाइम रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट। तो रॉ मटेरियल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहती है वो आपको पर डे भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो डेली बेसिस पे यूज किया जाता है। और फिक्स्ड कैपिटल एक बार ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसके प्रोडक्ट को हम सालों साल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, देखिए जैसे इमेज के थ्रू मैंने एक बता रखा है, आगे ह्यूमन कैपिटल का जिक्र करेंगे। अफेक्टिव सेवरल लेबर एंड मशीन्स, जैसे बहुत सारी मशीन होती है, तो मशीन जो है वो एग्जांपल किसका हो जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल का। और जो लेबर है, लेबर तो ह्यूमन कैपिटल के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बेड है, तो बेड में चारों पहिए की रिक्वायरमेंट रहती है ना। जब तक उसके चारों पाँव नहीं रहेंगे तब तक वो बेड क्या स्टेबल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। सेम वही चीज है कि चारों प्रोडक्शन के लिए इन चारों की रिक्वायरमेंट रहती है।
रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स हो गया या मनी इन हैंड, ये कैश जो होता है वो वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल होता है। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन कैपिटल। फोर्थ रिक्वायरमेंट जो ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि विदाउट ह्यूमन बीइंग हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए जो फोर्थ आपकी रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमन कैपिटल है। यू विल नीड knowledge and enterprise to be able to put together a land, labor and physical capital and produce। अच्छा एक चीज और, सारा चीज रहे लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कोई नहीं रहे, तो इस सेंस में प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई एक पर्सन होता है जिसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं या इंटरप्रेनर बोलते हैं। तो वही वो आदमी होता है जो हर किसी को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे लैंड परचेज करता है, कोई एक आदमी रहेगा जो लैंड परचेज करेगा, कोई एक आदमी रहेगा जो लेबर हायर करेगा, उसके लिए सैलरी उनको देगा, मशीन परचेज करेगा, रॉ मटेरियल्स परचेज करेगा, ह्यूमन को हायर करेगा, तो उसको इंटरप्रेनर बोलते हैं, या हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी बोल सकते हैं। इंटरप्रेनर या इंडस्ट्रियलिस्ट जो कोई पर्सन होगा, ठीक है, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है प्रोडक्शन। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital। ये चार चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, लैंड की, लेबर की, फिजिकल कैपिटल की और साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल की। ये चार चीजें अगर ऑर्गेनाइज रहेगी तो किसी भी चीज का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मिंग होती है तो उस चीज के लिए ये चारों की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और हम बात करते हैं लैंड इज फिक्स्ड। अच्छा लैंड फिक्स्ड होता है, लैंड कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि 1960 के आसपास से जितना लैंड एग्रीकल्चर के लिए था नियर अबाउट उतना ही रहता है, थोड़ा सा इंक्रीज किया है। मान लीजिए कोई बैरल लैंड विलेज में हो, उसको क्लियर करके कल्टिवेबल लैंड बनाया गया है, तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब फ्यू परसेंट हम कह सकते हैं इंक्रीज किया उसका लैंड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। अच्छा पालमपुर जो विलेज है इसका मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी या मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होगी? मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी फार्मिंग है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ पर बोला 75% लोग जो है वो किस चीज पे डिपेंड है? अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी अर्निंग के लिए वो फार्मिंग पे डिपेंड है। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर वर्गी फ्रॉम द सेम लैंड्स? क्या ये पॉसिबल है कि एक लैंड पे हम एक बार में ज्यादा से अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगा पाए? हाँ पॉसिबल है। इसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई लैंड का पार्ट हो गया, ठीक है, तो लैंड का पार्ट हो गया, इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। विलेज में आप देखते होंगे कि अलग अलग क्रॉप्स का एक ही लैंड में छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके एग्रीकल्चर होता है। जैसे इस पार्ट को ले लेंगे, इसको 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 और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह प्रोडक्शन होता है। इससे क्या होता है? प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन सेम टाइप के क्रॉप्स हम नहीं उगा सकते। राइस और व्हीट में इसको यूज नहीं किया जाता, स्पेशली वेजिटेबल्स ये सब में यूज कर सकते हैं इस तरह के प्रोडक्शन को। ऑल लैंड इज बोला कि कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। बोल रहा है कि नियर अबाउट पालमपुर में नेट सोन एरिया, एक टर्म यूज करेंगे हम लोग ज्योग्राफी में सीखे हैं, तो सीखे हैं किस दिन के लिए यूज कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। नेट सोन एरिया इसको कहते हैं। नेट सोन एरिया मतलब कल्टिवेबल लैंड कितना है, ठीक है। बोला है कि नियर अबाउट जितना लैंड है एक अप्रोक्स सारा कल्टिवेबल लैंड है, कल्टीवेशन उस पर कर सकते हैं। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल मतलब लेफ्ट की यानी किसी लैंड को खाली नहीं छोड़ा गया। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन एक चीज हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स या क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन मेनली। विद्वान लोग बोलेंगे कि तीन टाइप के होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। दो तरह के जो क्रॉपिंग सीजन है वो है खरीफ क्रॉप्स और सेकेंड है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट? खरीफ क्रॉप जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अलग अलग इमेज के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये जैसे राइस हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, सुगर केन हो गया, ग्राउंड नट हो गया और कॉटन हो गया, एक खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। ये तब लगाए जाते हैं, तब सो किए जाते हैं जब रेनफॉल होता है, मानसून के आगमन के समय, जब मानसून अराइव होता है इंडिया में, तो उसी समय इसको सो किया जाता है। क्योंकि इस तरह के क्रॉप्स जो खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है, इनके लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है और वाटर की रिक्वायरमेंट मानसून के थ्रू ही फुलफिल होती है, ठीक है।
एग्जाम्पल इसमें पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल आप बताइए खरीफ क्रॉप्स का। तो राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, ज्वार एंड बाजरा इज एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। इसको उगाया कब जाता है? तो लास्ट के जून या स्टार्टिंग के जुलाई में। इट इज फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। बोला कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पोटैटो का भी कल्टिवेशन होता है। इन विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद द व्हीट। बोला कि रबी रबी क्रॉप्स के एग्जांपल क्या है? व्हीट है, ओट है, बोला कि चिकपी है, मस्टर्ड है, आलमंड है और ब्रोकली है। ये रबी क्रॉप्स के एग्जांपल है, विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। इनके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में अच्छा से बताया जाएगा, अभी आप रफली जान लीजिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये जो टेम्परेचर इंडिया में रहता है, स्पेशली नदर्न इंडिया में, तो वो आपके नवंबर मंथ के आसपास रहता है। तो इस टाइम में इस क्रॉप्स को लगाया जाता है। इनको बहुत ज्यादा वाटर नहीं चाहिए, जबकि खरीफ क्रॉप्स को बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इस बात को माइंड में हम लोग रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक आपको एक ग्राफ, एक टैली दिया हुआ है, ठीक है। एक डाटा के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि किस ईयर में क्या होता है। देखिए, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट हम इसको आंसर भी यूज कर सकते हैं। जैसे टेबल क्या शो कर रहा है? लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टेयर। कितना मिलियन हेक्टेयर कब एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 1950 से 51, तो क्या हमारे पास एक कंपेयर करते हैं ना, 2016 से 17 के बीच में हमारे पास ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड था, या यानी कि ज्यादा एरिया पे हम एग्रीकल्चर करते थे, या 1950 से 51। तो सीधे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हम लोग जो है अभी के टाइम पीरियड में, ठीक है, हम लोग अभी के टाइम पीरियड में ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ज्यादा हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है। 200 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड है, जबकि 1950 से 51 में कितना था? 132 था। इसका क्लियर है, डेटा शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड डे मतलब पर ईयर आपका इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अब एक इसका लिमिट होगा, उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगा। या सेकंड जो डेटा है, पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। अच्छा, कब कल्टिवेटेड एरिया और इसके बाद ईयर है। तो देखिए, कल्टिवेटेड एरिया जो है नियर अबाउट इसमें एक जैसा है, 13 से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, थोड़ा सा कम इधर। तो हम देखते हैं 2010 से लेकर के 17 तक नियर अबाउट सेम कल्टिवेटेड एरिया। तो कल्टीवेशन का लैंड फिक्स है, एक लिमिट के बाद जाकर के आप उससे उससे ज्यादा कल्टीवेशन लैंड नहीं कर सकते, एक्सपेंड ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि लैंड क्या है? फिक्स है, वो इंक्रीज करेगा नहीं। तो जब इंक्रीज करेगा नहीं तो आप बढ़ा कैसे पाओगे? एक चीज यहाँ पर समझा रहा है कि अगर मान लीजिए आप मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं, तो मॉडर्न फार्मिंग के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। पहली बात, मॉडर्न फार्मिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सरप्लस क्रॉप सेल कर पाए, इसलिए किया जाता है मॉडर्न फार्मिंग। और मॉडर्न फार्मिंग में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है? रिक्वायरमेंट क्लियर दिया हुआ है आपका कि अगर मॉडर्न फार्मिंग करें जिसमें सरप्लस क्रॉप ज्यादा उगाने की बात करेंगे, तो मैकेनाइज्ड जो ट्रैक्टर होते हैं उसका यूज किया जाता है। एच वाई वी सीड्स, हाई एल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, मतलब एक ही सीड्स, एक ही पौधे से बहुत सारे ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं इंसेक्ट या पेस्ट को मारने के लिए। डैम से कैनाल बनते हैं और कैनाल से हम लोग इरिगेशन के लिए वाटर यूज करते हैं, या और इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है। और कैनाल से और डैम से क्या ओरिजिनेट हो? कैनाल, और कैनाल से इरिगेशन होता है, ठीक है। और इसके साथ पंप सेट की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके क्या इरिगेशन के सोर्सेस हो गए, ठीक है। और डैम जो है, इस डैम की दो पर्पस होते हैं, एक तो कैनाल और दूसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, वो हो रहा है। तो इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करेंगे तो हम लार्ज स्केल में गेन कर लेंगे प्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन पूछता है, इस बात को माइंड में एकदम याद रखोगे, व्हेन डिड ग्रीन रिवॉल्यूशन हैपेंड, या व्हेन डिड ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस? द ईयर वाज 1960s। बहुत सारे बुक में आपका 1969 दिया हुआ है। एंड हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। Cultivations of wheat and rice using high yielding variety of seeds compared to the traditional seeds.
ट्रेडिशनल सीड्स यानी कि जो पहले के सीड्स है उसके कंपेयर में ये जो HYV सीड्स होते हैं ये ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर कोई यूज करता है, कोई कोई फार्मर, तो वो HYV सीड्स ही यूज करता है। दो पॉइंट हम लोग कर लिए थे। थर्ड पॉइंट, विल द लैंड सस्टेन, लैंड को हम बचा सकते हैं क्या? हाँ, जुडिशियरी वे में अगर यूज करेंगे तो हम इजिली लैंड को बचा सकते हैं। ठीक है। लैंड बीइंग नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स होता है, तो लैंड को हम मैन मेड रिसोर्स कह ही नहीं सकते, मैन नहीं बनाता है लैंड, नेचुरली हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, अगर नेचर हमको कोई चीज प्रोवाइड कर रहे तो हम उसको केयरफुली यूज करेंगे। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड, बोला कि इन मेनी एरियाज। अच्छा, ये नेचुरल रिसोर्स जो है वो अलग अलग जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, डैमेज कर रहे हैं। जैसे अभी हम मॉडर्न इनपुट्स देखे थे, जैसे जितने भी मॉडर्न इनपुट्स हम देखे थे यहाँ पर, ठीक है, अभी देखे हैं क्या मॉडर्न इनपुट्स, और हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी मॉडर्न इनपुट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, इसका यूज करके हम प्रोडक्शन तो गेन कर लेंगे, लेकिन जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको डैमेज करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बोला कि हम लोग ज्यादा सरप्लस क्रॉप ग्रो करने के लिए या मॉडर्न फार्मिंग को शो करने के लिए हम लोग इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज को, और उसमें से एक एग्जांपल है लैंड। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर? देखिए, जो भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं तो उनको मैंने पाई चार्ट के थ्रू समझाया। ठीक है, जैसे मान लो आप कि ये क्या है, ये जो है एक पालनपुर विलेज है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। टोटल फैमिली कितनी है? 450 फैमिली है। ठीक है, 450 फैमिली में से क्या बोल रहा है कि 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित, 150 फैमिली जो है दलित है। 150 मान यानी कि इसका 3 पार्ट हम लोग कर देते हैं। ठीक है, 150 फैमिली क्या है? दलित। ठीक है, यहाँ पे दलित हो गया। आगे की जो फैमिली रहेगी, ठीक है, देख देंगे हम लोग, इसमें से 240 फैमिलीज जो है, ठीक है, 240 फैमिली जो है उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड रहेगा, और इसमें से 60 फैमिली ऐसी है जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड रहेगा, या हम कह सकते हैं कि मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड रहेगा। वैसी 60 फैमिली है। 240 फैमिली है जिसके पास अप्रॉक्स 2 हेक्टेयर लैंड है, और 150 फैमिली जो दलित है वो लैंडलेस है, उनके पास लैंड नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको इस पाई चार्ट के थ्रू आप इसको समझोगे, सीखोगे, जानोगे और बना करके क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब इस पिक्चर के थ्रू क्या दिखाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर शो किया, यहाँ पे प्लगिंग किया गया, शो किया गया, पेस्टिसाइड स्प्रेड किया गया, फर्टिलाइजर डाला गया। ठीक है, उसके बाद एक मेथड होता है जिसमें हम लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग करके ग्रेन्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लगिंग हुआ। तो मेथड्स है, किस चीज के मेथड्स? ये मेथड्स है क्रॉप प्रोडक्शन के, एग्रीकल्चर के। Work on fields with crop plugging by bullocks, sowing, spraying, and insecticides. Cultivation by traditional method. Cultivations by modern method and cutting of the crops. Crops को cut कर रहे हैं modern method से। देखिए प्लगिंग, यहाँ पर प्लगिंग कर किया जा रहा है ब्लॉक से, यहाँ पर ट्रैक्टर से, यहाँ पर स्प्रेड किया जा रहा है इंसेक्टिसाइड, यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से, यहाँ पर मशीन से, यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन इसके कंपेयर में ये फास्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करते थे? तो उसी में से कोई लोअर कास्ट फैमिली का एक आदमी जो लीड करेगा और वही लेबर प्रोवाइड करेगा, और लेबर जो होते थे लोअर कास्ट होते थे। लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। देखिए, प्रोडक्शन के लिए चारों फैक्टर रिक्वायर्ड है, लेकिन लैंड और जो आपके लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा हो जाती है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड। जो स्मॉल फार्मर होते थे यानी कि जिनकी संख्या 240 थी, जिसके पास अप्रॉक्स 2 हेक्टेयर लैंड था, वो अपने खेतों में खुद काम करते थे, फैमिली लेबर ही वर्क करते थे, क्योंकि उनको ह्यूज प्रॉफिट नहीं होता था कि वो लेबर हायर कर पाए। The capital needed in farming, you have already seen that modern farming methods require a great deal of capital.
पहले भी हम लोग देखे हैं, पॉइंट्स भी है कि अगर मॉडर्न फार्मिंग करना है, अच्छा वाला फार्मिंग, तो आपको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेवन जो है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस मतलब ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट जो ग्रेन्स की रहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के बराबर ग्रेन्स रख करके जो मार्केट में सेल करने के होता है, एक्स्ट्रा जो ग्रेन्स होता है उसको सरप्लस ग्रेन्स बोलते हैं, उसी को सरप्लस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन एक पूछता है कि बताइए कि पालमपुर के जो लोग थे वो नन जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी वो क्या करते थे। क्या पालमपुर में नन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी होती थी? हाँ, पालमपुर में नन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी। उसमें से एक है डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटी, पालमपुर के लोग जो है वो अपने यहाँ के मिल को कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करके रायगंज भेज देते थे, रायगंज वाले जो है शाहपुर भेज देते थे, और शाहपुर में उसको प्रॉपरली मैन्युफैक्चर किया जाता था। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, छोटी छोटी चीजों को बनाया जाता था पालमपुर में। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल, और वहां पर अप्रॉक्स 50 पीपल जो थे वो इन्वॉल्व थे इसमें। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, छोटे छोटे शॉपकीपर थे जो डेली यूज की चीजें सेल करते थे और उससे भी उनको प्रॉफिट होते थे। ठीक है, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज है। या ट्रांसपोर्ट में फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट जो था फास्ट डेवलपिंग सेक्टर था। अगर हमको शाहगंज जाना है या रायगंज जाना है, शाहपुर जाना है या रायगंज जाना है, तो हम किसके हेल्प से जा रहे थे? अगर पालमपुर में तो ट्रांसपोर्ट के हेल्प से। तो ट्रांसपोर्ट भी सर्विस सेक्टर का एक मेजर एग्जाम्पल है। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लिए। ठीक है, और इसका जल्द ही हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ने का बस ये मतलब नहीं कि आप प्रवचन सुन लिए। चैप्टर पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी आपको इसका क्विज प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में भी। और आप जैसा कि ऐप में हमारा अवेलेबल रहता है, चैप्टर पढ़िए, क्विज दीजिए, मतलब एक फुल फॉर्मेट किसी भी चैप्टर प्रिपेयर करने का। तो वीडियो देखिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, उसके बाद आप उसका क्विज दीजिए। उसके बाद अगर आपको अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप उसका टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हम लोग टेस्ट पेपर को कलेक्ट कर सकते हैं, चेक करके आपको मार्क्स प्रॉपरली बता दिया जाएगा। और सबसे जो अच्छी अनाउंसमेंट है वो है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट होने वाला है। और वो टेस्ट है क्लास 9 का, और उसमें आ रहा है चारों चैप्टर। मतलब चैप्टर 1 हिस्ट्री, चैप्टर 1 ज्योग्राफी, चैप्टर 1 सिविक्स एंड चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स। तो आप जो भी 9th वाले बच्चे हैं स्पेशली, वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। विद इन अ वीक ये टेस्ट हो सकता है कभी भी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। एसएसटी के लिए एसएसटी की पाठशाला है। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट्स है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए या उसके रिगार्डिंग अगर हम बोलना चाहे, तो हमारा एक और चैनल है इग्नाइट वर्ड्स, जहाँ पे और सब सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और किसी भी चैप्टर का पीडीएफ अगर चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्विज चाहिए, तो आप हमारे ऐप पे चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आरकोडपा एजुकेशन करके ऐप है। ठीक है, आप उसको जरूर डाउनलोड करें अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए। ये एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है। इसमें आपको डेली बेसिस पे वर्ड मीनिंग दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स दिए जाते हैं डेली बेसिस पे, जो आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए काम देगा। तो हम हमारी टीम जो यहाँ पर है अपनी पूरी लगन से वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जाए। आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।